नमस्कार, आध्यात्मिक लाइफ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है और इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी कठिनाइयां बार बार हमारी जिंदगी का रास्ता काटती हैं, परेशानियां बार बार हमारे जीवन में आ जाती हैं। अब इन परेशानियों से हम पार कैसे पाएं? सफलता को हम प्राप्त कैसे करें? कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से सफलता हमें मिलेगी, ख्याति हमें मिलेगी और जीवन के जो कष्ट हैं, जीवन की जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो सरलता से दूर हो जाएंगी। ये सभी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में जीवन में सफल होने के ऐसे मूल मंत्र आपको बताए जाएंगे जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़ा फेरबदल करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं और मिलकर स्वागत करेंगे शिव ज्योतिष संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी का, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्हें सन 2012 में राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ज्योतिषीय गौरव उनको सम्मान के रूप में दिया गया है। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आचार्य जी, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जीवन में सफल होने का आसान सा, सरल सा मूल मंत्र क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं चित्रा जी आप। और हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि हम जीवन में अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। व्यक्ति के अपने दैनिक कार्यकलापों से, दैनिक काम से फुर्सत नहीं मिलती है और वह अपने दैनिक कार्यों में उलझ करके अपने भाग्य को ग्रोथ नहीं कर पाता है। आज के दौर में यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है। कौन सा ग्रह हमारे लिए क्या शुभ समाचार दे रहा है और कौन सा ग्रह हमारे लिए क्या अशुभ करने वाला है। बेसिकली हम इन चीजों को जान लेंगे कि हमारे लिए इस ग्रह से जो अशुभ होने वाला है उससे हमको बचा जा सकता है, उससे हम रास्ते को बच सकते हैं। दूसरी चीज हम आपको ये भी बताएं कि यदि हमको ये पता लग जाए कि हमें थोड़ा सा ये उपाय करने से हमारी जिंदगी की अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है, तो हम उन चीजों को भी जान सकते हैं। जी आचार्य जी, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं और बहुत तरह तरह के सवाल अपने जीवन को लेकर वो करते हैं। मसलन बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में मंगल दोष विराजमान है, यानी कि वो मांगलिक हैं। अब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मांगलिक की शादी मांगलिक व्यक्ति से ही होनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज अगर होती है, प्रेम विवाह अगर होता है, तो बहुत सारे लोग जन्म पत्री को नहीं देखना पसंद करते हैं, वो नहीं मैचिंग कराना पसंद करते हैं। तो अगर ऐसे में हम क्या सोल्यूशन करके चलें कि जो पारिवारिक जिंदगी है, जो शादीशुदा जिंदगी है, वो आगे जाके ठीक रहे। अगर मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाती है तो क्या वो ठीक रहती है आगे जाके? क्या उसके कुछ उपाय किए जा सकते हैं? ये आपसे हम समझना चाहेंगे। चित्रा जी, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपने जो प्रश्न किया है वो सामाजिक है और सब लोगों के हित के लिए ये प्रश्न किया है आपने। अभी तक इस चीज को नहीं जान पाए हैं, उन सब के लिए इस ऊर्जा को आपने एकदम प्रकाशित किया है। जो मांगलिक व्यक्ति हैं, जो बच्चा मांगलिक है, वह बच्चा एक मांगलिक बच्चे से ही विवाह करे तो विवाह सक्सेसफुल होता है। यदि किसी कारणवश हम नॉन मांगलिक से विवाह कर भी लेते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं हमको देखने को प्राप्त हुई हैं। जैसे हम रिसर्च करते रहते हैं कि नॉन मांगलिक जो व्यक्ति हैं उनके विवाह आगे चलने के बाद कुछ समय बाद उनके विवाहों में दरारें आ जाती हैं और टूटने के कगार पर भी आ जाते हैं। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि वो कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं। उससे बचने के लिए हमें एक उपाय अपनाना चाहिए कि हमें सबसे पहले मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए। यदि वह पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है तो कुछ उपाय हमारे ज्योतिष के विषय में दिए गए हैं। जैसे मंगल दोष का, मंगल का जाप कराना चाहिए, घट विवाह, वास्तु विवाह और अन्य जैसे विवाह, शालिग्राम विवाह, तुलसी विवाह, बट विवाह, पीपल विवाह, केले का विवाह, इस तरह के विवाह जो हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, उन 8 प्रकार के विवाह में से किसी न किसी के माध्यम से अपने मंगल दोष को दूर करना चाहिए। और मंगल दोष को दूर करने के बाद हमारे जीवन में खुशहाली आती है, ये हमने
बहुत बार देखा हुआ है। तो ये जो सभी उपाय जो आचार्य जी अभी आपने बताए हैं, ये विवाह के बाद भी अपनाए जा सकते हैं? क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि विवाह लड़का लड़की का हो गया, अब विवाह के 5 साल बाद किसी को पता चल रहा है कि अरे ये तो मंगली है। हाँ। तो उसके बाद भी क्या ये उपाय, ये सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, क्योंकि यदि हम अज्ञानतावश किसी कार्य को कर लेते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है और जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती है, और नॉलेज होने के बाद जैसे आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, सपोज कीजिए आपने वो रास्ता गलत चुन लिया है और गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, और जब आपको पता चलेगा कि हम आधे रास्ते पर गलत आ चुके हैं तो आपको वापस यू टर्न लेना चाहिए और अपने सही रास्ते को मोड़ देना चाहिए, और इस चीज़ को एक अपने धर्म से भी जोड़ लेना चाहिए। इसी तरह यदि हम नॉन मांगलिक के साथ यदि आ गए हैं और गलत रास्ता हमने चुन भी लिया है, तो भी हमें विवाह के उपरांत इन विवाह आदि कार्यक्रमों को, मंगल दोष के जो उपाय हैं उनको करके अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर दर्शकों देखिए, जो आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि भाई मांगलिक व्यक्ति का विवाह क्या मांगलिक से ही संपन्न कराना चाहिए, तो इस विषय में पूरी जानकारी आचार्य जी ने दे दी है। और भी कोई बात अगर आप जानना चाहें तो सोशल नेटवर्किंग के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आप हमसे जुड़े रहते हैं, हमें कॉमेंट कीजिए और अपना सवाल हमसे पूछिए, आचार्य जी निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे। अच्छा आचार्य जी, कुंडली दोष को लेकर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। जब हम लोग विवाह किसी का संपन्न कराते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि भाई लड़का लड़की का जो है वो मैचिंग हमें कराना है, कुंडली मिलान हमें कराना है, और कुंडली मिलान में यदि 18 गुण मिलते हैं तो ही विवाह संपन्न हो सकता है। अगर इससे कम गुण मिलते हैं तो विवाह के लिए जो है मना कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई विवाह जो है खुशहाल नहीं रहेगा और जो है पारिवारिक कलेश बना रहेगा, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, प्रेम की कमी रह जाएगी। ये सारी बातें कही जाती है अगर मैचिंग नहीं बैठती है तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि शादी 5 साल की नहीं है, 10 साल की नहीं है, जब तक जीवन रहता है शादी लड़का लड़की की, आदमी और औरत की रहती है। यानी किसी की 50 वर्ष तक शादी चलती है, किसी की 25 वर्ष चलती है, किसी की 40 वर्ष चलती है। तो ये कैसे संभव है कि 50 साल की शादीशुदा जिंदगी में किसी का लड़ाई झगड़ा ना हो? मान लीजिए किसी के 25 गुण मिल रहे हैं, किसी के 30 गुण मिल रहे हैं, लड़ाई तो उनमें भी होती है, झगड़ा तो उनमें भी हो जाता है, गृह कलेश तो उनमें भी बनता है। तो फिर यहाँ पर मैचिंग की जो बात आती है वो कितनी सार्थक है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने चित्रा जी किया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज के जो ज्योतिषकार हैं वह एक चीज़ से वंचित हैं। मैं सभी के लिए नहीं कहूँगा, मेरे गुरुजन भी हैं, मेरे बड़े आदर्श भी हैं, मैं उन सब का रिगार्ड करता हूँ, उन सब का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो नवीनतम ज्योतिषकार हो रहे हैं आजकल, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, वह इन चीज़ों से होकर के गुजर नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। उनके लिए एक मैं ज्योतिष का सूत्र बताता हूँ, आप सभी नोट कर लें। पहला ज्योतिष का सूत्र है राशि स्वामी शुभदो विवाहे, यानी विवाह उन्हीं का शुभ होता है जिन लोगों के राशि स्वामी एक होते हैं, या उनकी मैत्री होती है, या उनके संबंध अच्छे होते हैं। यह तो आप जनरल बात है, आप भी जानते हैं कि जो एक राशि के स्वामी जो होते हैं वह उस राशि के घर के मकान के मालिक के होते हैं। आप ऐसा इसको हिंदी में समझ सकते हैं। और यदि हम एक घर के मालिक को दूसरे घर के मालिक से मित्रता पूर्वक देखते हैं तो विवाह जल्दी से नहीं टूटता है। बेसिकली आजकल के समय में लोग, मैंने जहाँ तक देखा है, 18 गुण मिल गए हैं तो विवाह कर दीजिए, 20 गुण मिल गए हैं तो विवाह कर दीजिए, 25 गुण मिल गए हैं तो विवाह कर दीजिए, 36 गुण मिल गए हैं तो विवाह कर दीजिए। बेसिक गुण मिलने का ऐसा कोई विषय नहीं है कि गुण मिलना बहुत आवश्यक है। यदि किसी के 36 भी गुण मिल रहे हैं और राशि स्वामी नहीं है, बेसिकली 36 गुण मिलेंगे तो प्रॉपर है कि राशि स्वामी मिलेंगे। मैंने केवल उदाहरण दिया है। यदि किसी के 30 गुण मिल रहे हैं और राशि स्वामी एक दूसरे के नहीं मिल रहे हैं, विपरीत आ जाते हैं, तो ऐसी दशा में विवाह को हम सकारात्मक ऊर्जा नहीं देते हैं। ऐसे समय में हम विवाह को सफल नहीं मानते हैं, क्योंकि सूत्र में दिया गया राशि स्वामी शुभदो विवाहे। राशि स्वामी एक ग्रह मैत्री, एक चैप्टर ऐसा होता है, मैं आपको उसका बेसिक थोड़ा सा भिन्न करके आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसकी डिटेल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई आचार्य लोग इस विषय तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं जहां तक चेक कर पा रहा हूं, आज के समय में 15 वर्ष बाद भी लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि कई बार होता है कि भाई
जो मैचिंग है वो सिर्फ 12 पॉइंट्स मिलते हैं, 13 पॉइंट्स मिलते हैं और जीवन उनका कई कई सालों तक बहुत अच्छा चलता है। ये सुनने में आता है कि भाई हस्बैंड वाइफ में तो कभी झगड़ा ही नहीं होता है। और जिन लोगों के 25, 30, 32 गुण मिलते हैं उनका हमेशा कलेश बना रहता है। तो कहाँ तक ये बात सार्थक है कि भाई मैचिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि लड़ाई झगड़े तो मियाँ बीवी के बीच में होते ही होते हैं। साल 6 महीने में एक बार तो किसी न किसी बात पर, किसी न किसी विषय पर आपस में हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर ही लेते हैं। दूसरी बात, मैचिंग में हमें जब हम ये मैचिंग करते हैं, पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो इसमें ग्रह मैत्री का कितना रोल है, भ्रकुट गुणों का कितना रोल है, ये आपसे जानना चाहेंगे। और जो नाड़ी दोष होता है उसका कितना रोल है शादीशुदा जिंदगी में, ये तीनों पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूंगी। बेसिकली आपने फिर बहुत अच्छी बात पूछी है। जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उनके लिए नाड़ी दोष का सबसे पहले मिलान होना बहुत आवश्यक है। यदि ब्राह्मण वर्ग के लोग के लिए नाड़ी दोष हम यदि नहीं पूरा मैचिंग कर पा रहे हैं तो उसको विवाह को उत्तम नहीं माना जाता है। इसी तरह भकूट दोष जो होता है वो बनियों के लिए बेसिकली बहुत जरूरी है। भकूट दोष बनियों के लिए बहुत जरूरी है। और जो गण दोष है वह गण दोष शूद्र वर्ग के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसी तरह ग्रह मैत्री दोष जो है वो चारों वर्णों के लिए आवश्यक है। बेसिकली जो आपने प्रश्न पूछा है कि गण दोष, भकूट दोष, नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री दोष, इन सबको हम कैसे मिलाएं? जी हाँ, मैरिड लाइफ पर इन ग्रहों का क्या इम्पैक्ट है? ये एक दूसरा प्रश्न है। मैरिड लाइफ पर इन ग्रहों का क्या, इन दोषों का क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक दूसरा प्रश्न है। पहले हम उस प्रश्न को पूरा कर लेते हैं। जीवन में, हमारे जीवन में जब हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं तो कुंडली मिलान के अंदर हमें उन सभी चीजों को बारीकी से देखना चाहिए। जो भकूट दोष है, भकूट दोष को बनियों के लिए जरूर मिलाना चाहिए। आप पहले ये देखें यह कौन सी जाति वर्ग से है कुंडली जो हमारे पास मिलने के लिए आ रही है। और जाति वर्ग के विशेष को ध्यान में रखते हुए हमें यह भी ध्यान देना परम आवश्यक है कि हमें इसमें क्या मिलाना चाहिए। पहली चीज, ग्रह मैत्री चारों वर्णों के लिए अनिवार्य है। ये नोट कर लीजिएगा, ग्रह मैत्री जो है वो चारों वर्णों के लिए अनिवार्य है। चारों वर्ण इन द सेंस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सब के लिए है। भकूट दोष वैश्यों के लिए आवश्यक है, गण दोष शूद्रों के लिए आवश्यक है और नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है। ये सब आप नोट करके जानकारी ले सकते हैं। चारों दोष कभी किसी के नहीं मिलते, मैंने अधिकांश देखा है, सभी चीजें प्रॉपर नहीं मिलती। ऐसे में क्या करना चाहिए, यह भी एक प्रश्न है। और इसका क्या प्रभाव है हमारे जीवन में यदि प्रेम की कमी है। मैं देखता हूं कि विवाह तो हो जाते हैं लोगों के, लेकिन मैंने अक्सर देखा है मियाँ जी उस कमरे में सो रहे हैं, बीवी उस कमरे में सो रही है। क्यों? दोनों के अंदर प्रेम नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ उस चीज को नहीं फॉलो कर पा रहे और एक जगह सो भी रहे हैं तो भी मैंने देखा है अक्सर उन दोनों की संतानें होने में बरसों लग जाते हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका भी रीजन है ग्रह मैत्री का मिलान। लोग मिलान नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। सबसे पहली चीज है आज के दौर में कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा भरमार तलाक की ही है। डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, जहां देखते हैं वहां डिवोर्स की बात चलती है। अरे 15 वर्ष हो गए अब डिवोर्स ले रहे, क्यों? 15 वर्ष से पहले क्या चल रहा था? 20 वर्ष हो गए अब डिवोर्स ले रहे, दूसरी शादी करेंगे। कई लोगों को 15 वर्ष हो गए, विवाह हो गया, संतान नहीं हुई, क्यों? दोनों के हार्मोन्स भी ठीक हैं, सब चीज ठीक है, उसके बाद भी लोगों की संतान नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में उन्होंने उन चीजों को नहीं मैचिंग किया, उन चीजों को नहीं मिलाया, सक्सेस विद्वान लोगों के पास नहीं गए। केवल जरा से क्षण भर के लोभ के कारण या किसी बहुत छोटी चीज के कारण उन्होंने किसी पंडित जी से गुण मिलवाए और शादी कर दी। बस ऐसा हुआ। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर ये पड़ता है। आपने कहा कि क्या प्रभाव पड़ता है? ये हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि 15 वर्ष बाद भी ये पूर्णतया आप नहीं कह सकते कि ये शादी चलेगी।
उसके बाद भी टूट सकती, प्रभाव पड़ता है। दोनों की कुंडली में ग्रह मैत्री को मिलाना बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण यदि है तो नाड़ी दोष मिलाना आवश्यक है, वैश्य यदि है तो बकुर दोष मिलाना आवश्यक है, शूद्र यदि है तो गण दोष मिलाना आवश्यक है। चारों वर्णों के लिए ग्रह मैत्री को मिलाना परम आवश्यक है। ये बेसिकली जान लीजिए जी। तो देखिए, इसीलिए दर्शकों कहा जाता है कि जीवन में एक सटीक मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर सही गाइडलाइन आपको मिल जाती है तो आपको पता चल जाता है कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उस रास्ते में कठिनाई आएगी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो क्या सोल्यूशन अपनाकर उस कठिनाई को आप पार पा लेंगे। इसीलिए सटीक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ें, आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करें। सोशल प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक लाइव पर आप हमारे साथ जुड़ें, कॉमेंट करें, यूट्यूब को आप फॉलो करें और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करना ना भूलें। अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, ये भी समझना चाहते हैं कि बनते बनते काम जीवन में जब अचानक से बिगड़ने लगते हैं, हमने कोई सेटअप तैयार किया, 6 महीने वो बहुत अच्छा रन कर रहा है, 7वें महीने डाउनफॉल शुरू हो गया। हम जॉब कर रहे हैं, 6 महीने बहुत अच्छी चल रही है, 7वें महीने में जॉब छूट जाती है। यानी चलते चलते जब कारोबार अचानक से बंद हो जाता है या थोड़े थोड़े समय में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती रहती हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता है कि पितृ दोष है या काल सर्प दोष है जो कि ऐसा करा रहा है, आपके बनते हुए काम को बिगाड़ रहा है। तो इस बात में कितनी सत्यता है, और अगर सत्यता है तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। चित्रा जी, मैं आपसे बहुत अच्छी तरह मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। हमारे दर्शक भी सब देख रहे हैं तो मैं उनको भी ये सब बातें बता देता हूँ कि सबसे पहले किसी कार्य को करने के लिए आप सबसे पहले जानेंगे मुहूर्त की विशेषता। जब तक हम किसी सही मुहूर्त में कार्य को प्रारंभ नहीं करेंगे तो उसका एंड परिणाम क्या होगा ये आप सब लोग नहीं जान पाएंगे। आप किसी के पास जाएंगे, किसी भूत प्रेत बाधा वाले के पास जाएंगे, वो बोलेगा इसमें ऊपरी कुछ कराया हुआ है, तो आप परेशान रहेंगे। तांत्रिक के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि यहाँ पर ये पहले ये फलाना था, डिकड़ा था, इस भूमि में दोष है, उसको ठीक कराइए, वो बताएगा। किसी पंडित जी के पास जाएंगे, वो ये कहेगा कि राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने बेसिक चीज को नहीं पकड़ा। बेसिक चीज इन द सेंस कि मुहूर्त नहीं पकड़ा आपने ऐसे ही उठाया, उसका मुहूर्त सेटअप तैयार करा और किसी भी दिन उसको लॉन्च कर दिया। यदि आपके उस समय के सितारे अच्छे होंगे तो आप बाय लक, पहली चीज है बाय लक, आप उस चीज को, उस ब्रांड को ऊपर तक ले जा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। यदि उस समय के सितारे अच्छे नहीं होंगे आपके, और उस समय आपने जो है ना अच्छा कार्य, अच्छा मुहूर्त नहीं किया होगा, तो आप हो सकता है कुछ दिन चलने के बाद वापस भी आ सकते हैं। ये एक मुहूर्त के ऊपर भी डिपेंड करता है। परंतु मुहूर्त अच्छा हो गया, उसके बाद भी एक चीज रह जाती है, क्या आपकी कुंडली के सितारे तो ऐसे नहीं जो कि आपको बार बार नीचे आना पड़ रहा है। जैसे अभी आपने प्रश्न किया काल सर्प दोष का, और आपने दूसरा प्रश्न किया आपने कि पितृ दोष का। काल सर्प दोष भी अपना प्रभाव डालता है। जैसे इस संसार में सभी चीजों का अपना अपना महत्व है। मैं किसी चीज को नेगेटिव थॉट्स नहीं देखता हूँ, सभी चीजों का अपना महत्व है। जैसे आप समझ लीजिए सूर्य का अपना महत्व है, चंद्रमा का अपना महत्व है, मंगल का अपना महत्व है, पृथ्वी का अपना, सभी ग्रह अपनी अपनी ऊर्जा को इस शरीर के ऊपर डालते हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण बाहर जाएंगे तो इस शरीर पर पसीना आएगा ही आएगा। रात्रि में यदि आप छत पर सो जाएंगे तो चंद्रमा का प्रभाव इस शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी प्रकार से 9 ग्रहों का प्रभाव इस शरीर पर पड़ता ही है। उन ग्रहों में कौन सा ग्रह आपके विपरीत चल रहा है और कौन सा ग्रह आपके अनुकूल चल रहा है, इस बात को भी समय समय पर आपको गाइडलाइंस अच्छे ज्योतिषियों से ले लेनी चाहिए। चलिए दर्शकों, देखिए यहाँ पर कितने अच्छी तरह से आचार्य जी ने हम सभी को समझा दिया है कि यदि आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, किसी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं या घर ले रहे हैं, तो मुहूर्त का क्या
विशेषता रहती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस घड़ी में किस मुहूर्त में आप किसी चीज का शुभारंभ कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इस तरह की बातें जानना चाहते हैं, अपने विषय में और कोई चर्चा आप करना चाहते हैं आचार्य जी से, तो आप जुड़ सकते हैं। नंबर्स, डिटेल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपने सोशल नेटवर्किंग पर सारी डिटेल्स देख रहे हैं। इन डिटेल्स को फॉलो कीजिएगा, इन्हीं नंबर्स पर आप कांटेक्ट कीजिएगा और आचार्य जी से आपकी बातचीत हो जाएगी। उनसे आप बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात भी कर सकते हैं। और यदि आप कोई स्टोन लेना चाहते हैं, कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, तो भी आप आचार्य जी का परामर्श ले सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, रत्न कहाँ तक हमारे जीवन को बलवान बनाते हैं? क्योंकि कह देते हैं कि भाई शनि अगर तुम्हारा कमजोर है तो ग्रह को रत्न को आप पहन लो। अगर जैसे मांगलिक की बात हमने की थी, मंगल ग्रह अगर तुम्हारा कमजोर है तो कह देते हैं मूंगा आप पहन लो, या बृहस्पति तुम्हारा कमजोर है तो तुम पुखराज पहन लो। तो ये सब जो रत्न होते हैं, ये कितना प्रभावशाली हमारे जीवन को बना देते हैं, कितना बलशाली हमारे जीवन को बना देते हैं? यथा नाम तथा गुणी। आप जानते हैं कि रत्न का नाम ही रत्न है। आप जीवन में कोई रत्न आपके पास आएगा तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये पक्का है, डेफिनेटली पक्का है। जैसे हम जानते हैं कि भाई ये कहा जाता है कि भाई अरे वाह बड़ा अच्छा रत्न है भाई, और रत्न को तो हमारे संस्कृति से भी जोड़ा गया है। कई लोगों को तो भारत रत्न भी कह दिया जाता है, कई लोगों को कई तरह के रत्न होते हैं। रत्न का मतलब होता है ग्रोथ करना। रत्न का एक बेसिक मतलब ही है कि हमें आगे ग्रोथ कैसे मिले, इसका मतलब ही रत्न है। हमारे जीवन में हमें क्या रत्न धारण करना चाहिए और किस तरह से धारण करना चाहिए, इसके विषय में पूरी सटीक जानकारी लेकर के ही आप रत्न धारण करें। सभी ग्रहों के रत्न होते हैं। जैसे आपका कुंडली के अंदर जो ग्रह खराब चल रहा है, बेसिकली उसका रत्न धारण करना चाहिए। जो ग्रह आपका अच्छा चल रहा है, उसके रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। और बलवान करने के लिए उसका जाप कराना चाहिए। जाप से ग्रह बलवान होता है। रत्न धारण करने से व्यक्ति का ग्रह ठीक होता है। ये बात को पहले समझ लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा ग्रह खराब चल रहा होता है और हम जाप करा लेते हैं, पूजा करा लेते हैं। ऐसे में सिचुएशन और उल्टी हो जाती है। ग्रह खराब है और आप जाप करा रहे हैं। रत्न धारण कीजिए, उस समय रत्न धारण करना ही एक उपाय है। और ग्रह अच्छा है, उसको और बलवान करना है। ग्रह को बलवान करने के लिए जाप होता है। मंत्र जाप करने से ग्रह बलवान होता है। और खराब ग्रह यदि बलवान हो गया, आप सोचिए, आप बताइए, एक जनरल बात है, खराब ग्रह यदि बलवान होगा, अरे जो दुष्ट व्यक्ति हैं, आप नॉर्मली भाषा में आइए, साधारण भाषा में समझिए, जो दुष्ट व्यक्ति हैं आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको और बल मिलेगा, तो आप बताइए वो अच्छा करेंगे? अच्छा कभी नहीं करेंगे। इस चीज को समझना होगा आपको कि जो खराब व्यक्ति हैं, जो खराब ग्रह हैं, उनके लिए रत्न धारण करना अनिवार्य है। और जो अच्छे ग्रह हैं उनको बलवान करने के लिए जाप करना अनिवार्य है। कौन सा रत्न धारण करना है, कब धारण करना है, कैसे धारण करना है, ये आप कुंडली दे करके ही जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि ये प्रत्येक विषय के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये सामान्य विषय नहीं है। पता नहीं किसका ग्रह कहाँ बैठा है और किसका ग्रह कैसे बैठा है, किस स्थिति में है, उसको कितने स्टोन का, कितने रत्ती का, कितना वजन है उसका, कितना नहीं है, सारी चीज़ों की जानकारी आप फोन करके संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा भी रत्न धारण करना ही चाहिए। जीवन में यदि रत्न धारण करोगे तो आपको सफलता के मार्ग जरूर खुलेंगे, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो रत्न धारण अगर आप भी करना चाहते हैं तो शिव ज्योतिष संस्थान में आप भी संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, डिटेल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं पर कांटेक्ट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुँचाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।